हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्धन आईसीएस। पिछली कुछ क्लासेस में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि प्रधानमंत्री क्यों एक विशेष व्यक्ति होता है। सबसे पहले वो सरकार का प्रमुख होता है। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वैसे ही जो प्रधानमंत्री होता है यह सरकार का प्रमुख होता है। हमारे संविधान में राष्ट्र प्रमुख और सरकार का प्रमुख ये दोनों रोल डिस्टिंग्विश किए गए हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे संविधान में प्रस्तावित है कि सारी जो कार्यकारी की शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, परंतु वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की सलाह के कोई कार्य नहीं कर सकता। तो कहने के लिए राष्ट्रपति में सारी कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, परंतु उन शक्तियों के लिए वह प्रधानमंत्री की सलाह लेने के लिए बाध्य होता है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री किस तरह चुना जाता है, तो इसके बारे में हमें अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन मिलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनने के लिए स्वतंत्र है, वह जिसको चाहेगा उसको प्रधानमंत्री बना देगा। जो भी दल का नेता होता है, जिस भी पार्टी को बहुमत हासिल होता है और जो उस दल का नेता होता है, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति कब अपने व्यक्तिगत विवेक का इस्तेमाल कर सकता है? राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक का इस्तेमाल तभी कर सकता है अगर किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। अगर किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और कोई संगठित सरकार भी नहीं है या कोई संगठित दल भी नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकता है। और दूसरा, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, यहाँ पे भी राष्ट्रपति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, उसे जो दल का नेता होता है उसी को चुनना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तब राष्ट्रपति जी ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जो आपका प्रधानमंत्री होता है वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी दल का सदस्य हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि वह दोनों में से किसी भी दल का सदस्य ना हो, परंतु 6 महीने के अंदर उसको राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करनी ही होगी, अन्यथा उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। हमने जो पढ़ा कि जो राष्ट्रपति होता है, अगर किसी भी दल के पास बहुमत ना हो तो अपने व्यक्तिगत विवेक का इस्तेमाल करके किसी दल को बहुमत साबित करने के लिए बोल सकता है। ऐसा इसलिए वो कर सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 1 महीने के भीतर बहुमत सिद्ध करना होता है। मतलब राष्ट्रपति 1 महीने का समय दे सकता है किसी भी दल को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, यह प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए। तो राष्ट्रपति के पास जो वो व्यक्तिगत विवेक की पावर है वो यहीं से ड्रॉ होती है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे वो यह है कि राष्ट्रपति की शपथ, शर्तें और वेतन।
तो यह इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यह गोपनीयता इस पद के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह इस देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उसके पास कोई भी कार्य, डिसीजन उसको वो ओपन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की शपथ, यह हमने ज़्यादातर देखा है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। भारत की प्रभुता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण रखूंगा, उसको किसी भी हालत में इफेक्ट नहीं होने दूंगा। श्रद्धापूर्वक, शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। आप देखिए हमारे संविधान की शपथ में भाव कितना इंपॉर्टेंट है, इंटेंशंस कितने इंपॉर्टेंट है। भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों, किसी भी दल या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए भेदभाव नहीं करूंगा। संविधान के विधि अनुसार ही न्याय करूंगा। अपनी किसी भी डिसीजन मेकिंग में, अपने किसी भी निर्णय में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, इसी के आधार पर अपना डिसीजन लूंगा। ये शपथ और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप एथिक्स के पेपर में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करना हो तो आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकते हो। तो इन चारों पॉइंट्स की आप मेमोराइज रखिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियाँ। तो हम देखते हैं कि पहले मंत्री परिषद के संबंध में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनके साथ वो काम करता है, मीटिंग्स लेता है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह अपने मंत्रियों को खुद नियुक्त करता है। यह अनुच्छेद 75 में ही इसका वर्णन मिलता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को चुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्वतंत्र होता है। तो मंत्रियों की एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि वो चाहे तो उनसे त्यागपत्र ले सकता है। तो मंत्रियों की प्रधानमंत्री के लिए एक विशिष्ट जिम्मेदारी होती है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है और इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, वह प्रधानमंत्री का ही होता है। संगठित सरकार में यह कथन पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि पावर ब्लॉक्स बहुत सारे हो जाते हैं। पर जैसे अभी का समय है, एक पार्टी विशेष के पास पूर्ण बहुमत है, तो आपका प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अगर संगठित सरकार है तो प्रधानमंत्री की पावर बढ़ जाती है, कम हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिमंडल पूरा बर्खास्त हो जाता है। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति के संबंध में। हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अनुच्छेद 78 में इसका वर्णन मिलता है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत जब प्रधानमंत्री होता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि वह कार्यकलाप से रिलेटेड या प्रशासन से संबंधी विधान, विधेयक, लेजिस्लेचर हो गया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव हो गया, कोई भी डिसीजन है, तो उन सारे डिसीजंस के बारे में या निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। अगर राष्ट्रपति, पहली बात तो उसको खुद ही करना चाहिए। सेकेंडली, अगर राष्ट्रपति भी उससे किसी विषय के बारे में जानकारी मांगता है तो वह राष्ट्रपति को वह जानकारी दे। और इसमें जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने डिसीजन ले लिया है लेकिन मंत्री परिषद को सूचित नहीं किया है, तो राष्ट्रपति
उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए उस मंत्री से कह सकता है। तो यह 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के रिलेशंस को बताते हैं। और भी प्रधानमंत्री जो भी कार्य करता है, जो भी डिसीजंस लेता है, वह डायरेक्टली नहीं, वह राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति उन सलाह के आधार पर वह निर्णय लेता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि महान्यायवादी, चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग या गवर्नर्स हो गए, ये राष्ट्रपति के प्लेजर में अपॉइंट होते हैं। तो राष्ट्रपति के प्लेजर का मतलब यह होता है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पे, या प्रधानमंत्री उस मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है, प्रमुख होता है, उनकी सलाह पे वो डिसीजंस लेने के लिए बाध्य होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग का रोल आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे निर्णय प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, पर वो उन निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। वह उस सलाह को बाईपास नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री और संसद का क्या रिलेशन होता है। तो वह लोकसभा का नेता होता है। तो हमने पहले देखा कि वह किसी भी सदन का मेंबर हो सकता है, सदस्य हो सकता है, चाहे राज्यसभा हुआ या फिर लोकसभा हुआ, पर वह नेता लोकसभा का ही होता है। तो यह पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। जो संसद का जो सेशन होता है उसको एडजर्न करने के लिए, उसको बुलाने के लिए, उसको प्रोरोग करने के लिए, मतलब जब संसद का सदन बुलाया जाता है या संसद का सदन डिसॉल्व किया जाता है या संसद का सदन प्रोरोग किया जाता है, तो उस केस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही एक्ट करता है। अगर 5 साल पूरे हो गए किसी पार्टी के या किसी दल के 5 साल पूरे हो गए या प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो लोकसभा के विघटन के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। या फिर आपने देखा कि काफ़ी जो दल होते हैं वो चुनाव को उसकी निश्चित समय से अवधि से पहले ही करा लेते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने समय ख़त्म होने से पहले ही इलेक्शंस डिक्लेयर करवा दिए थे। तो उस कंडीशंस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही एक्ट करता है। या किसी पार्टी का बहुमत चले गया है तो असेंबली डिसॉल्व, तो संसद डिसॉल्व होनी है, तो उधर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर एक्ट करता है। चूँकि उस कंडीशन में प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो चुका है, तो राष्ट्रपति अपना व्यक्तिगत विवेक भी इस्तेमाल कर सकता है। सरकार की सारी नीतियों की घोषणा संसद के पटल पर मुख्य रूप में प्रधानमंत्री ही करता है। वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। अन्य क्या शक्तियाँ होती हैं प्रधानमंत्री की? वह अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, राष्ट्रीय एकता परिषद का। अगर किसी भी आयोग का, किसी भी कमेटी का प्रधानमंत्री सदस्य है तो वह उसका अध्यक्ष ही होगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा पद है। राष्ट्र की विदेश नीति को ढालने में प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हम इतनी फॉरेन विजिट्स देखते हैं प्रधानमंत्री की। हमने देखा कि नेहरू जी ने भी विदेश मंत्रालय अपने पास रखा, क्योंकि विदेश नीति को ढालने में प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, लेकिन राजनीतिक प्रमुख, चूंकि राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की सलाह के एक्ट नहीं कर सकता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति के साथ संबंध में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वह मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी की सलाह पर कोई भी डिसीजन लेगा। वह उन निर्णय को मंत्रिपरिषद के पास सिर्फ पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद वह फिर से उस निर्णय पे
कायम रहते हैं तो वह उस डिसीजन को लेने के लिए बाध्य होता है, वह डिसीजंस उस पर बाध्यकारी होते हैं। अनुच्छेद 75 है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद होता है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और जो ये मंत्री परिषद होता है इसकी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर ये लोकसभा में हम अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया या लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया तो यह मंत्री परिषद नहीं बना ले सकता। यह हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह फाउंडेशन है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की। और आर्टिकल 78 हमने, अनुच्छेद 78 हमने पीछे विस्तार से पढ़ा है। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।